जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज चलाई हुई है, तो आज उसका सेकंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर पे मैंने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 तक डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से लेकर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड जितने भी होगा इसमें हम फैक्ट्स की भी बात करेंगे और ऑब्वियसली हम कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि एक सिविल सर्विसेज की क्लास है, राइट। तो देखिए, अभी हम शुरू करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, राइट। अब देखिए, ये जो पिट्स हैं, असल में इनको पिट्स द यंगर भी कहा गया है, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो भी प्रधानमंत्री रह चुके थे ब्रिटेन के, और ये जो है उनके पुत्र ये भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं ब्रिटेन के, और इसीलिए इनको कहा जाता था पिट्स द यंगर। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहता हूँ, जो पिट्स द यंगर हैं और जो हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक सेकेंड, जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी आगे आएगा, आप देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने भारत को परमानेंट लैंड सेटलमेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 में आए थे और 1793 तक भारत में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने रहे, और दोबारा ये आए थे 1805 में मद्रास में, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी 1805 में डेथ हो गई थी। तो याद रखिएगा, जो पिट्स द यंगर है, जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके माध्यम से ये एक्ट आया था, और जो कॉर्नवालिस हैं वो काफ़ी अच्छे मित्र हैं, राइट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, और हम देखते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। जैसे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने लग गई थी वाया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1783। और फिर हमने ये भी देखा कि 1783 वाले पे माफ़ कीजिएगा 1773 के द्वारा रेगुलेट करना शुरू किया। और हमने ये भी देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बनाने का एक प्रावधान आया था, इसीलिए हमें दिखता है नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और फिर हमने ये भी देखा कि जो अमेंडिंग एक्ट था 1781, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का वो फेल था, तो इसी को सुधारने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एक पपेट बना दिया, राइट। तो मेन कंसर्न है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही है, और अभी आपको दिखेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ये रेगुलेशन और बढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, तो इस एक्ट्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसने कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश किया, यानी कि जो शासन प्रशासन में हमारे जो, जैसे एक जो हमारे वाणिज्यिक मुद्दे होते हैं, जो कॉमर्शियल मैटर्स होते हैं, और जो हमारे एक 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 पॉलिटिकल जो अधिकार हैं, राइट, राजनीतिक अधिकार जो है उनको अलग कर दिया गया है। यानी कि अब से हमें क्या दिखेगा इस एक्ट के माध्यम से, क्या हमें दिखने वाला है कि जो वाणिज्यिक यानी कि जो कॉमर्शियल मैटर है वो कोई और देखेगा, और जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो कोई और देखेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डिवीजन कर दिया गया है कॉमर्शियल और पॉलिटिकल। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, वो केवल अब कॉमर्शियल मैटर देखेगा। आई रिपीट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी क्वीन एलिजाबेथ वन से, जिन्होंने चार्टर लिया था, अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो केवल कॉमर्शियल मैटर देखेगा। और जो डिस्टिंग्विश किया था पॉलिटिकल मैटर, अलग किया गया था, इस पॉलिटिकल मैटर को एक नया संस्थान, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। अब देखिए, यहां पर आपको एक बात समझनी है। अब हमें दिख रहा है, अभी तक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। अब हमें दिख रहा है कि 1784 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली ये एक कैपिटलिस्ट क्लास है जिन्होंने मिलकर क्या बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर ये कैपिटलिस्ट क्लास है तो ऑब्वियसली इनका जो प्राइम मोटो होगा वो प्रॉफिट होगा, राइट। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ प्रॉफिट पे काम नहीं करती है, वो लोगों के विकास के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका है, वो है कैपिटलिस्ट क्लास का। तो इससे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं दोनों संस्थानों के बीच आगे चलकर कुछ मतभेद, कुछ डिस्प्यूट्स आएंगे, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में, राइट। पर हमें यह भी दिखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा, क्योंकि ये एक सरकारी संस्थान यानी कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो यहां पर क्या है कि कॉमर्शियल मैटर देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास चली जाएगी, वो चली जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है। और इसी, जब ये दो संस्थान एक साथ काम कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसी को कहा गया डबल गवर्नमेंट, इसी को कहा गया डबल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहीं पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है ड्यूअल गवर्नमेंट का। ड्यूअल गवर्नमेंट जो लाई गई थी ये 1765 में
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जब उनको दीवानी अधिकार मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तब ये लाया गया था ड्यूअल गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, ड्यूअल गवर्नमेंट में हमें क्या दिख रहा था कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जो दीवानी अधिकार थे इस एरिया के, उसमें ये लोग काम कर रहे थे। और जो फौजदारी मुद्दे थे, यानी कि जो क्रिमिनल मैटर्स थे, वो कहीं ना कहीं जो बंगाल का गवर्नर था उस समय का, वो देखता था। तो बंगाल में दो सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, एक मुगलों का और एक ब्रिटिशर्स का। तो उसका हमने ड्यूअल गवर्नमेंट कहा है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये वाला जो है 1784 वाले एक्ट से, इसे हमने डबल गवर्नमेंट कहा है। ये बात आपने याद रखनी है अच्छी तरह, राइट। आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे सुपरवाइज, जहां वर्ड सुपरवाइज आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि जो संस्थान सुपरवाइज करेगा वो हमेशा सुपरवाइज, माफ कीजिएगा, वो हमेशा ऊपर होगा। जो संस्थान जो सुपरवाइज करेगा वो संस्थान हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आप किसको रिपोर्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। चाहे वो मुद्दे सिविल्स के हों, मिलिट्री के हों या रेवेन्यू के हों, ठीक है। तो जो भी ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि उस समय जो इंडिया था वो या तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, या वो प्रिंसली स्टेट था, या वो इंडिपेंडेंट था। एक बार मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो एक बार देखेंगे। देखिए, उस समय का अगर मैं इस तरह से इंडिया देखूं, ये पाकिस्तान भी हमारा पार्ट है, राइट। तो इस तरह से इंडिया को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से बांग्लादेश भी हमारा पार्ट है। तो इसीलिए कुछ इस तरह का मैप हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हिस्सा भी हमारा आएगा क्योंकि ये सब पाकिस्तान है, और इधर ये वाला हिस्सा बांग्लादेश है। तो ये उस समय का इंडिया मान लीजिए, ठीक है। तो क्या है कि उस समय का इंडिया कुछ ऐसा था। कुछ पार्ट जो ब्रिटिशर्स के पार्ट थे, ब्रिटिशर्स के पास दो पार्ट थे, ब्रिटिशर्स के पास दो पार्ट थे। एक जिसपे वो डायरेक्ट रूल करते थे, यानी कि जिसमें गवर्नर्स बैठाते थे, और ऐसे जिन पे वो इनडायरेक्ट रूल करते थे, प्रिंसली स्टेट। और कुछ ऐसे हमारे प्रोविंसेस थे जो मुगलों के अंदर आते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो एरियाज ये ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, यानी कि चाहे वो इनडायरेक्ट वे में है या डायरेक्ट वे में है, हम सिर्फ इसी एरिया की बात कर रहे हैं। अभी अभी ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा जो भारत है उस पर कब्जा नहीं किया है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर जो ब्रिटिश पोजीशन का इंडिया था, यानी कि इंडिया पे जहां ब्रिटिशर्स ने पोजीशन किया है, चाहे डायरेक्ट वे में किया है चाहे इनडायरेक्ट वे में किया है, वहां पर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने काम करती है, चाहे वो सिविल है, मिलिट्री है या रेवेन्यू है, वो रिपोर्ट किसको करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। तो इन शॉर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अभी तक ये सब कौन मेंटेन कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो एक्ट है 1784 का, ये दो मायने में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके दो है मायने। पहला है कि पहली बार ये कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन का इस्तेमाल किया गया इंडिया में। जो भी इंडिया की टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आती थी, तो वहां पर उस टेरिटरी को पहली बार कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि ये ब्रिटिश पोजीशन है। यानी कि यहां से आप क्या समझे कि कहीं ना कहीं एक कॉलोनी की स्टार्टिंग हो चुकी है, कॉलोनी की या एक कॉलोनाइजेशन का स्टार्टिंग हो चुका है, ठीक है। क्योंकि पोजीशन जहां आ गया, जब एक देश या एक राज्य दूसरे राज्य पे जब पोजीशन करता है तो उसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं, राइट। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो पहला जो ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, वो पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ब्रिटिश पोजीशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा हम देखेंगे कि यहां पर हमें दिख रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम कंट्रोल मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा बना गया है। और अब क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, अब वो किसको रिपोर्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें सुपीरियर दिख रही है। तो हम क्या सीखे, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1784 दो प्रावधानों की वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ब्रिटिश पोजीशन का पहली बार इस्तेमाल किया गया, और दूसरा यह है कि यहां पर हमें दिख रहा है जो सुप्रीम कंट्रोल है अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से हटकर, यानी कि कैपिटल क्लास से हटकर ये सरकार की तरफ चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। किस माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1786। अब देखिए एक्ट ऑफ 1786 क्यों आया अचानक से, ठीक है। हुआ क्या था कि 1780s के स्टार्टिंग में कुछ फेमाइंस भी आए थे, ठीक है, जैसे 1784 आया था। पर 1784 में कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं दिखा था कि इस तरह की बात दिखाई गई किसी एक्ट में। तो अब क्या हुआ, भारत की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, क्योंकि देखिए जब भी किसी राज्य में कोई फेमाइन
जैसी कुछ इंसिडेंट होता है, नेचुरल इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पर वहाँ की जनता अपनी जो सरकार है, जो उन पे शासन कर रहे हैं, उन्हीं से उम्मीद करते हैं। और हम जानते ही हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 से जो सिविल मैटर्स हैं वो किसके पास चले गए हैं? वो चले गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो भारत की जो गरीब जनता है वो उम्मीद करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी मदद करेगी जब ये फेमाइन वाली इंसिडेंट आया था। पर यहाँ पर हमें दिखता है कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी भी तरह से मदद नहीं करती है, राइट। और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि फिर इस कारण जो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला एरिया है वहाँ पर काफ़ी एनार्की फैल जाती है। एनार्की मतलब अराजकता फैल जाती है, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो अब कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इस परिस्थिति जो बन चुकी है, जो एक भयानक परिस्थिति बन चुकी है, उसको सही कर सके। तो इसलिए याद करिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था किसी की दोस्ती के बारे में, तो ये दोस्ती है आपकी पिट्स द यंगर प्लस लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहाँ पर पिट्स द यंगर रिक्वेस्ट करेंगे कॉर्नवालिस से कि आप भारत में जाइए और इस भारत में जो एनार्की फैली हुई है उसको आप ठीक करिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो कॉर्नवालिस हैं वो काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी उनके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ही वॉज वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कॉर्नवालिस थोड़ा स्टडी करते हैं, भारत की स्थिति को समझते हैं, फिर अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। और अपनी जो शर्तें हैं, और कुछ से मेरा तात्पर्य है मुख्यतः दो शर्तें वो कहते हैं कि कानूनी रूप पे हमें दी जाए, तब मैं भारत जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी जो दो शर्तें थी कॉर्नवालिस की, उन शर्तों को माना गया था एक्ट ऑफ 1786 के माध्यम से। तो वो दो शर्तें क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि ही शुड गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। देखिए मैंने आपको बताया था जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, उसके द्वारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, प्लस उसको उसकी 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी कि जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, क्योंकि उसे अपॉइंट तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अपॉइंट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ही वफादार होता था। तो इसीलिए ये 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करती थी या रिप्रेजेंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो होता क्या था कि जो भी फैसले अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लेने हैं तो कम से कम वो मेजोरिटी के आधार पे होने चाहिए, राइट। और मेजोरिटी से मेरा मतलब है कि जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसका जो वोट है वो पहले इंस्टेंस में नहीं माना जाएगा, जब वोट टाई होगा तभी माना जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे एक हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे हमने देखा ये पहला बना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, और साथ में जोड़ी गई है 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कोई भी फैसले लेने हैं उसको मेजोरिटी पे लेने हैं, और अपना वो पहले टाइम में वोट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि अगर उसे कोई भी फैसले लेने हैं तो उसको कम से कम 3 लोगों का क्या चाहिए, समर्थन, तब वो फैसला होगा। अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2/2 हो जाए, क्योंकि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, तो 2 हाँ बोले 2 ना बोले। तो यहां पर हमारे जो गवर्नर जनरल है उसका वोट आएगा। जब ये कास्टिंग वोट होता है, यानी कि जब टाई हो जाता है तब वो वोट करेगा, यानी कि पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा कौन, गवर्नर जनरल। अगर टाई हो जाता है तब वो वोट करेगा। और आज भी हमारी राजनीति में, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो आज भी ये प्रावधान है। तो आप समझ पाए होंगे कि कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो अपने, जैसे पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पहले जब वो गवर्नर, सिर्फ गवर्नर था बंगाल का, तो वो ज्यादा स्वतंत्र था, अब नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये सरदर्दी था। तो इसीलिए कॉर्नवालिस ने पहली शर्त रखी है कि कुछ स्पेशल केसेस में मैं अपनी जो काउंसिल है उसको बाईपास कर सकूं, राइट। और ये स्पेशल केसेस को डिफाइन नहीं किया गया था, और यही सबसे बड़ा घातक होता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये सभी केसेस को स्पेशल केसेस कह सकता था, राइट। दूसरा है ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने बताया था जब चार्टर लिया गया था क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा 1600 में, तो उसमें क्या हुआ था कि जब आप व्यापार करने जा रहे हैं तो क्वीन एलिजाबेथ द्वारा इन्होंने ये भी परमिशन मांगी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए आर्मी रखने की इजाज़त दी जाए। तो वो इजाज़त इनको दी गई थी। अब देखिए आर्मी को कभी भी कोई सिविलियन हैंडल नहीं कर सकता, आर्मी को हमेशा कोई आर्मी का ही जो एक्सपर्ट है वो ही हैंडल कर सकता है। इसीलिए जो आर्मी का एक्सपर्ट जाता था जिसके पास काफ़ी पावर होती थी उसको कमांडर इन चीफ कहते थे। वो आर्मी का क्या होता था, कमांडर इन चीफ। और आगे चल के धीरे धीरे क्या हुआ, यही कमांडर इन चीफ जो है वो एक एक्स ऑफिशियो बन गया था, किसका, जो काउंसिल बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा। 4 मेंबर की काउंसिल बनी थी ना, एक बार देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज में समझना जरूरी है।
जैसे मैंने आपको बताया था 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे 4 मेंबर्स की क्या बनाई गई थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट, जो हमारे गवर्नर जनरल बंगाल को असिस्ट करेगी। अब क्या हुआ था, मैंने बताया था कि 1600 में जब चार्टर बनाया गया था तो उसमें आर्मी ले जाने की इजाज़त मिल गई थी, और अगर आप आर्मी को ले जा रहे हैं तो आर्मी को लीड करने के लिए कमांडर चाहिए, तो उसको हम कहते थे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। और इसके पास काफ़ी पावर होती थी आर्मी से रिलेटेड, कमांडिंग अथॉरिटी इसी के पास थी। और धीरे धीरे इसको इसी जो काउंसिल है, इसी काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया गया, एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो भी कमांडर कमांडर इन चीफ नियुक्त होगा वो ऑटोमेटिकली जो 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका भी मेंबर हो जाएगा, उसका भी मेंबर हो जाएगा। कौन? कमांडर इन चीफ। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और कहीं ना कहीं जो कमांडर इन चीफ था, उन दोनों की जो पावर है वो एक सी ही हमें दिखती थी, तो इसीलिए दोनों की लड़ाई हो जाती थी। एक दूसरे से दोनों सपोर्ट, कोऑपरेट या कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि ये सिंपल सा रूल है, जब आपके पास एक सी पॉलिटिकल पावर होती है, अगर हायरार्की मेंटेन नहीं की जाती है तो फ्लो ऑफ ऑर्डर नहीं होता। तो यही प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर। तो इसीलिए जो कॉर्नवालिस हैं उन्होंने इस चीज़ को भी समझा और उन्होंने कहा कि अगर मैं भारत गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो मैं ही कमांडर इन चीफ भी होऊंगा, यानी कि मैं होऊंगा तो कमांडर इन चीफ कोई नहीं होगा, वो मैं ही होऊंगा। यानी कि अपने आप को पावरफुल चाहते थे वो, राइट, यानी कि आर्मी पे पूरा कंट्रोल वो चाहते थे। तो ये जो दो शर्तें हैं, अब मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, जो कॉर्नवालिस की थी, जिसको एक एक्ट के माध्यम से माना गया, और वो एक्ट है 1786। अर्थात यहां पर आपको दिखेगा कि जो गवर्नर जनरल और बंगाल है वो काफी पावरफुल होने वाला है। और यही, अगर आप आगे देखेंगे, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा कि यही प्रावधान, जो ये दो प्रावधान आपको दिखाए गए हैं एक्ट ऑफ 1786 में, ये आगे के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त होंगे उनको भी मिलेगा, राइट। इसीलिए कॉर्नवालिस को काफी याद किया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे ये शर्तों के हिसाब से क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनैक्टेड टू मेक बोथ दी प्रोविजंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर चार्टर एक्ट की सीरीज शुरू हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पहले चार्टर होता था और आज के समय में तो हमें एक्ट दिखता है। तो समाज में, सिस्टम में कोई भी परिवर्तन होते हैं तो एकदम एक दिन में नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो एक ट्रांजिशनल फेस होता है जहां पर हमें दोनों विशेषताएं दिखती है। तो ये एक ट्रांजिशनल फेस है जहां पर आपको चार्टर भी दिख रहा है, एक्ट भी दिख रहा है। अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं मोनार्की के पास अभी भी पावर है, और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको हम एक्ट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब चार्टर एक्ट दिख रहा है, तो 1793 पहला एक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नवालिस ने जो अपनी दो शर्तें एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा मनवाई थी, अब वो भविष्य में आने वाले जो भी गवर्नर जनरल्स होंगे, या जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंसीज से मेरा मतलब है जो बाकी, एक मद्रास की प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, क्योंकि बंगाल की प्रेसिडेंसी का तो गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो यानी कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के जो गवर्नर हैं, और याद रखिएगा बंगाल के गवर्नर को हम गवर्नर जनरल कहते हैं। तो इन तीनों को कहीं ना कहीं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो शर्तें स्वीकार करवाई थी, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी, वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी कि जो भी भविष्य में जिसकी भी पोस्टिंग होगी उसको ये दो शक्तियां मिलेंगी, राइट। आगे देखते हैं। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि आपने देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हमें दिख रहा है कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात उसको कहीं ना कहीं सुपीरियर बनाने की कोशिश शुरू की गई, और यही कोशिश को आगे बढ़ाया गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, राइट। यानी कि जो मद्रास का या बॉम्बे का जो गवर्नर है वो रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। आगे देखते हैं। जो ट्रेड मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, उसको 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, राइट। क्योंकि देखिए याद रखिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1780 से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दस्तक दे दी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण ने 1780 के दशक में यूरोप में क्या दे दी है? दस्तक, यानी कि एक शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या थी, जब इंडस्ट्रीज आती हैं, जब आदमी हाथ से काम करता है तो रॉ मटेरियल की मांग कम होती है कंपैरेटिवली जब मशीन काम करती है। तो ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि भारत जो एक सोने की चिड़िया है, रॉ मटेरियल की बात की जाए तो सब चाहते हैं, ब्रिटेन की अन्य कंपनी भी चाहती है कि हम इस तरफ आए। तो इसलिए पहले ही हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कोर्ट ऑफ माध्यम
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ये एक मोनोपोली हासिल कर ली गई है कि ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी भारत में नहीं जाएगी, राइट, अगले 20 वर्षों तक। अब यहाँ पर देखिए, इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वॉज नॉट बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। यानी कि पहले मैंने बताया था कि जो कमांडर इन चीफ है वो एक एक्स ऑफिशियो बन जाता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जब भी कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे कि कॉर्नवालिस ने एक शर्त रखी थी कि कमांडर इन चीफ भी मैं ही होऊंगा, पर देखिए एक आदमी को अगर आप आर्मी की भी शक्ति दे देते हैं और उसको सिविल मैटर भी देखना है तो वो कहीं ना कहीं वो प्रशासन या शासन के लिए ठीक नहीं है, वो काफ़ी ओवरबर्डन हो जाएगा। तो इसीलिए आगे चल के फिर ये डिसाइड किया गया कि आदमी अलग अलग करेंगे, यानी कि जो गवर्नर जनरल बनेगा वो अलग बनेगा और कमांडर इन चीफ अलग बनेगा। पर ये बात तय की गई है कि कमांडर इन चीफ अपने आप जो काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका सदस्य नहीं बनेगा जब तक उसे एक्सक्लूसिवली बताया ना जाए, राइट। आगे देखेंगे, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। यानी कि आप जानते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो एक ब्रिटिश सरकार की एक संस्था है, जो कहीं ना कहीं सुपरवाइज कर रही है किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सारे जो भी सिस्टम है उनका। तो अब जो इनका जो सैलरी होगा, ये भी जो सैलरी इनको दी जाएगी किसको, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, वो दी जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो भी रेवेन्यू, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो भी रेवेन्यू है भारत से, वहां से दिया जाएगा। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक शेयर होगा इंडिया के रेवेन्यू से, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के रेवेन्यू से, राइट। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे 20 साल बाद, क्योंकि चार्टर एक्ट हर 20 ईयर्स में लाने थे, इनको 20 साल का समय दिया जा रहा था। जो भी नियम इसमें दिए जा रहे हैं वो भारत में कैसे काम कर रहे हैं, अगर कोई नियम अच्छा काम कर रहा है तो उसको बढ़ाया जाएगा, जो नियम सही काम नहीं कर रहा है तो उसको रोका जाएगा या उस पर कोई सुधार किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो इंटरवल सेट किया गया था ये 20 वर्ष का किया गया था। इसीलिए आप 20 वर्ष के बाद देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें क्या दिखता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो ट्रेड मोनोपोली 1793 से दी गई थी उसको एंड कर दिया गया है, यानी कि भारत में अब और कंपनी भी आ सकती हैं। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है नेपोलियन बोनापार्ट। आप सभी जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, यूरोप में सभी देशों को चेतावनी दे दी थी कि वो ब्रिटेन से किसी भी तरह से व्यापार ना करें, अन्यथा जो जोखिम होगा वो देश देखेगा जो ब्रिटेन से व्यापार करेगा। इसलिए ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे उनके पास कोई और मार्केट तो थी नहीं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था या उन्होंने जो फिनिश प्रोडक्ट बनाए थे उनको कहीं बेचना था, उनको मार्केट चाहिए थी। इसीलिए सरकार, ऑल्दो जो हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट क्लास हैं और अब सभी जानते हैं जो पूंजीवादी वर्ग होता है वही सरकार चलाता है, परंतु सरकार के पास इस बार दबाव था, इसीलिए सरकार ने ये जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के प्रति समाप्त करी। इट वॉज एंडेड, राइट। बट क्योंकि अब मैंने बोला कि कैपिटलिस्ट क्लास है तो उनको कहीं ना कहीं एक कूटनीति चलनी थी, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो अभी भी भारत में रखी गई है एक व्यापार में, वो है चाय का व्यापार, यानी कि टी ट्रेड विद इंडिया, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे जो चाय का व्यापार है, तो भारत में जो चाय का व्यापार है उसमें अभी भी मोनोपोली किसकी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और चाइना में तो हर व्यापार में, चाइना के हर व्यापार में, एवरी बिजनेस, हर व्यापार में जो मोनोपोली होगी वो किसकी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आपने देखा होगा किस तरह से एक ब्रिटिश सरकार ने बड़ा अच्छा एक डिप्लोमेटिक कदम उठाया है कि मोनोपोली खत्म भी करी है और एक तरह से मोनोपोली खत्म नहीं भी करी है। अर्थात ब्रिटेन से और भी कंपनीज जो है वो इंडिया में आ सकती हैं, पर इंडिया का जो चाय का व्यापार है, जो टी ट्रेड है, उसमें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर रहेगी। और चाइना में तो अभी भी किसकी मोनोपोली है, वो है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी। जैसे हमने अभी भी देखा था कि अगर जब मैंने आपको बताया था जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मैंने आपको दो बातें बताई थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको पहला बताया था कि ब्रिटिश पोजीशन की बात की गई थी पहली बार, कि ब्रिटिश के अंतर्गत आएगा जो भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है कंपनी के पास, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एक सेकंड हम देख लेते हैं, ये वाला, ये सेकंड क्या था कि जो सुप्रीम कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। किसके माध्यम से, माफ कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, राइट। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई थी, राइट। तो वही चीज यहां पर आपको दिखाई दे रही है कि इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि एक सेकंड,
इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि जो सोवरेनिटी वाली बात थी, देखिए सोवरेनिटी आप कैसे ला सकते हैं, एक तो सुपरविजन की पावर आप बढ़ा सकते हैं, ब्रिटिश का सुपरविजन, और कहीं ना कहीं आप एक कंट्रोल और बढ़ा सकते हैं, किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसीलिए हमें दिखता है 1813 में इसको और ज्यादा बढ़ाया गया, इट एजर्टेड, राइट। आगे देखते हैं, इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया, जिससे कि ये भारत के जो लोग हैं जो एज पर ब्रिटिशर्स जो कहीं ना कहीं गलत राह पे हैं, यानी कि जो धर्म की कुप्रथाएं हैं उनको ज्यादा मानते हैं, तो उसको सुधारा जाए, इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया। ये तो बताया गया है, ये वाला जो मैंने आपको रीजन दिया है, जब क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया तो इसको जस्टिफाई इसी तरह से किया गया कि जो भारत में कुप्रथाएं हैं उससे भारतीयों को बाहर किया जाए, राइट। परंतु इसका एक और मकसद था जो छुपाया गया था, पर वो रियल था, वो था कि क्योंकि इस्लाम फैलता जा रहा था, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस्लाम की शुरुआत 625 से मानी जाती है, क्योंकि हिजरी कैलेंडर यहीं से आया। तो यानी कि जो स्टार्टिंग ऑफ 7th सेंचुरी है या 625 एडी है, या जिसे आप सीई कहते हैं, कॉमन एरा, यहाँ से इस्लाम आ चुका है। तो इस्लाम फैल रहा था, तो इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी पे खतरा था, इसीलिए भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये मुद्दा आया था, ये मिशन आया था, राइट। आगे देखते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब देखिए इसमें ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई है, वो एक कैपिटलिस्ट क्लास है, और कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा प्रॉफिट जानती है। तो इसीलिए हो क्या रहा था कि जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको भारत में अगर अपना सिस्टम चलाना है तो उनको ऑफिसर्स चाहिए। अब देखिए होता क्या था, वो लंदन से किसी ऑफिसर को भारत भेजते थे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा उन्हें पड़ती थी। तो उन्होंने सोचा जो छोटे मोटे काम है, जो एक लोअर पोस्ट के काम है, क्यों ना भारतीयों को ही एक इंग्लिश एजुकेशन दी जाए, जिससे कि उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन किया गया, अर्थात इसका मेन मकसद ये नहीं था कि भारत में शिक्षा को फैलाया जाए, इसका ये मतलब था कि भारत में जो लोग हैं उनको छोटे पदों में शामिल किया जाए, जिससे कि वो थोड़ा बहुत इंग्लिश को समझ पाए, राइट। इट ऑथराइजेज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से 1765 के द्वारा जो दीवानी अधिकार मिले थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो धीरे धीरे इन्होंने प्रांतीय स्तर पे यानी कि प्रोविंस लेवल पे अपनी लोकल गवर्नमेंट बनाना भी शुरू किया था। और लोकल गवर्नमेंट, ये लोग ज़्यादातर जो लोकल ज़मींदार होते थे, जो प्रिंसली स्टेट के लोग होते थे, जो लालची लोग होते थे, उनको ये शक्ति दे देते थे। और इसके बाद हमें दिख रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं टैक्स लगाने की भी इजाज़त मिल गई। और लोकल गवर्नमेंट से यहाँ पर तात्पर्य है नॉट पंचायत, उस समय ये लोग इसको म्यूनिसिपैलिटी कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो अंग्रेजों के समय पर पंचायत का कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं दिखता है, पर म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिखता है, राइट। तो यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज थी उनको एक टैक्स लगाने का अधिकार, या एक फाइन लगाने का अधिकार, जो टैक्स नहीं पे कर रहा उसको ये फाइन लगा सकते हैं। इसकी शुरुआत हमें दिख रही है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले 20 वर्षों के बाद आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए एक प्रोसेस थी जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जैसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीकरण, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपकी पॉलिटिकल पावर है उसको एक पॉइंट पे लेके आया जाता है। मतलब यहाँ पर आपको फेडरल स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, डिवीजन ऑफ पावर नहीं दिखेगा, पोर्टफोलियो नहीं दिखेगा। व्हाट आई मीन टू से, देखिए शुरुआत इसकी हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, क्योंकि जो यहाँ पर आप देखिए कि आपका पेनिनसुलर इंडिया में बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बंगाल वाला है प्रोविंस, यहाँ पर आप बॉम्बे मान लीजिए, बॉम्बे, और यहाँ पर मद्रास, राइट। तो हमें क्या दिख रहा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, तीनों प्रेसिडेंसीज क्या थी, इंडिपेंडेंट। इनमें जो गवर्नर बैठते थे वो इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करते थे और अपनी अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी। पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ये जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, राइट। और गवर्नर जनरल बना दिया मतलब कि जो बॉम्बे का गवर्नर है या जो मद्रास का गवर्नर है, ये अब इनको रिपोर्ट करेंगे, ऑल दो अभी भी इनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी अपनी अपनी, ठीक है। फिर हमने देखा इसको और 1784 में और बढ़ाया गया, ठीक है। धीरे धीरे जब इसको क्लाइमेक्स में पहुंचाने का मतलब है, अब इसको क्लाइमेक्स में पहुंचाया जाएगा। क्लाइमेक्स में कैसे पहुंचाया जाएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। कैसे, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, आई रिपीट, इंडिया बना दिया जाएगा। अर्थात अब बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि बॉम्बे के गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर है और जो मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर है, वो इनसे छीन ली जाएगी।
अब सारी पावर कहाँ चली जाएगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अब देखिए भारत में, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें कानून तभी बनेगा जब ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है, जब तक वो उसको स्वीकारे ना, जब तक उसे ऑथेंटिकेट नहीं करेगा तब तक भारत में कोई कानून नहीं बनेगा। तो अब आपने देखा होगा जो शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से की गई वो क्लाइमेक्स में कब पहुंची? 1833 में। तो ये बात आपने याद रखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ भी है कि दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया, राइट। द फीचर ऑफ दिस एक्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और इसमें सारी की सारी पावर इसको दे दी गई, सिविल हो चाहे मिलिट्री पावर हो। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो एंटायर टेरिटरी है जो ब्रिटिश इंडिया था वो कहीं ना कहीं अब किसके हाथों में चली गई है? वो चली गई है ब्रिटिश, माफ कीजिएगा, जो सारी की सारी जो पावर है पूरी ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरी है वो किसके पास चली गई है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाएगा हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये भी यही था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी यही था। अब ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि देयर वाज नो सब्सटेंटिव चेंजेस, यानी कि कोई भी वास्तविक चेंजेस नहीं थे, यानी कि जो इंसान था बस पोस्ट बदले गए थे। यानी कि जब ये पोस्ट बदला गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की भूमिका में था और यही क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है आपका विलियम बेंटिक। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। अब देखिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया था, जो बॉम्बे का गवर्नर है या जो मद्रास का गवर्नर है उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको छीन लिया था, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसी के पास अब जो लेजिस्लेटिव की पावर है वो एक्सक्लूसिव होगी, ठीक है, केवल उसी के पास होगी। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो लॉस जो बनाए जाते थे पहले, इससे पहले जो आपका गवर्नर ऑफ बॉम्बे बना रहा है या गवर्नर ऑफ मद्रास बना रहा है या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहा है, वो कहलाते थे आपके, ज़्यादातर वो रेगुलेशन की कैटेगरी में आते थे। क्योंकि देखिए अगर मैं कोई लॉ बना रहा हूँ, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल भारत में देखिए, जैसे मैंने कोई लॉ बनाया, आज की स्थिति में बता रहा हूँ, मैंने कोई लॉ बनाया पर मैं उसमें इतना बफर दे देता हूँ, इतना उसमें गैप दे देता हूँ कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे वो लॉ लागू होगा वो अपने स्तर पे उसको कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी ये शक्ति रहती है। अब कैसे आपको समझ में आएगा? अगर देखिए मैं बात करूँ अनुसूची 7 की, स्केड्यूल 7 की, जो हमारे संविधान में जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करती है, तो वहां पर एक कॉन्करेंट लिस्ट आपको दिखती है जहां जहां पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, राइट। जैसे एडुकेशन में आप चले जाइए, एडुकेशन में आपको पता है कि केंद्र और जो हमारे राज्य सरकार है वो मिलकर कानून बनाती है। इसलिए आपको दिखता होगा कि जैसे केंद्र ने कानून बनाया कि अगर आपको लेक्चरर बनना है तो नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी कि पीएचडी करनी है तो नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, ठीक है। अब ये तो केंद्र ने कानून बना दिया, पर पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? आपको दिखेगा हर राज्य में जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो एक सा सिलेबस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि राज्यों के पास भी शक्ति होती है कि वो एजुकेशन में कानून बना सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, जब अलग अलग लोगों के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है तो वहां पर एक से नियम नहीं नहीं दिखते हैं, और जब एक से नियम नहीं दिखते हैं तो उन एक्ट को हम एक रेगुलेशन की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि वो रेगुलेटेड होते हैं, मतलब कम ज्यादा, रेगुलेशन मतलब होता है कम ज्यादा एज पर द नीड। तो यहाँ पर यही था कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले जितने भी एक्ट आते थे और ये लोग जो अपने अपने स्तर पे एक्ट पास करते थे, चाहे वो मद्रास का है गवर्नर, चाहे बॉम्बे का गवर्नर है या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनके एक्ट्स को रेगुलेशंस कहा जाता था। पर जैसे ही अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आ गया है जिसमें सिर्फ अब पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है, यानी कि बंगाल की तरफ चली गई है पावर कानून बनाने की। तो इसके बाद अब जितने भी एक्ट आएंगे वो अब रेगुलेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो एक्ट की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि उसे कम ज्यादा करने का अधिकार नहीं होगा। एक्ट बन गया तो उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। एक तरह से आप कह सकते हो तानाशाही आ गई, राइट। तो ये मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे ये वाली लाइन, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लाइन है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द लॉस मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, जो इससे पहले थे, वे कॉल्ड एज रेगुलेशंस, व्हाइल लॉस मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट्स। यानी कि इसमें अब इसके द्वारा जो चार्टर एक्ट 20 सालों तक काम करेगा ना, तो इसमें जो जो एक्ट बनाए जाएंगे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो अब क्या कहलाए जाएंगे? एक्ट। उसमें किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज एज कमर्शियल बॉडी। जैसे आपने देखा था जब हमने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो दे दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को
और जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो दे दी गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब इनसे कॉमर्शियल जो अधिकार थे वो भी छीन लिए गए हैं। अब ये केवल क्या बन गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जैसे आज के समय पे क्या होता है, अगर आप सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं तो आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होंगे, राइट। आप कानून जो है लागू करवा सकते हैं, कानून बना नहीं सकते, राइट। तो अब क्या है, जो भी कानून बनाए जाएंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल उसको वो लागू करेगी। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया विल हेल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हेयर एंड सक्सेसर्स। यानी कि देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया है कि अब भारत क्या है, कॉलोनी है किसकी, ब्रिटेन की। क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी है, जो मोनार्क है, उसके अंतर्गत जो भारत का ऐसा क्षेत्र जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है, अब वो किसका हो गया है, वो हो गया है मोनार्क का। याद करिए जो मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें दो बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, एक सुपरविजन वाली बात और दूसरी मैंने बताई थी आपकी पोजीशन वाली बात। तो वहां पर इसको पोजीशन बोला था, ओपनली ये नहीं बोला था कि अब ये ब्रिटिश मोनार्क के अंतर्गत आएगा। पर अब आप देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये बात ओपनली बोल दी गई है कि अब जो भारत के जो भी मुद्दे हैं वो अब आएंगे किसके अंतर्गत, मोनार्की के अंतर्गत। यानी कि अगर भारत पे कोई अटैक करेगा तो उसको क्या माना जाएगा कि वो अटैक मोनार्क में किया गया है, ब्रिटेन में, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए ये जो चार्टर है 1833 का, ये इंट्रोड्यूस करता है अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्रिटिश के समय पर जो हायर पोस्ट होती थी उसको कोवेनेंट सर्विसेज कहते थे, कोवेनेंट सर्विसेज, और जो नीचे वाले पद होते थे उनको नॉन कोवेनेंट सर्विसेज कहते थे। तो नॉन कोवेनेंट को आप आज के हिसाब से लोअर पीसीएस मान सकते हैं। तो एक बात उठी थी कि लोअर पीसीएस में भारतीयों को भी शामिल किया जाए और इसमें एक ओपन कंपटीशन हो, ओपन कंपटीशन हो। जैसे बहुत सारे हम सोचते हैं कि हायर पीसीएस की बात की गई थी, हायर जो कोवेनेंट को आप आज के समय में आईएएस में डाल सकते हैं। ये सर्विसेज में तो कभी भी भारतीयों को अलाउड ही नहीं किया गया था। ये पहली बार जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जब ये पास हो रहा था तो एक बहस छिड़ी थी कि जो नॉन कोवेनेंट सर्विसेज हैं, यानी कि जैसे लोअर पीसीएस जो सर्विसेज हैं, इसको ओपन किया जाए, यानी कि इसका ओपन कंपटीशन किया जाए, यानी कि जो सिलेक्शन हो मेरिट बेस में किया जाए और इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, भारतीयों को भी शामिल किया जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में डाल दी गई थी, परंतु एक बहुत बड़ा अपोज हुआ था, इसका अपोजिशन हुआ था किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो इसीलिए ये एक वास्तविक रूप नहीं ले पाया, ठीक है। क्योंकि देखिए चार्टर एक्ट में तो ये आ गया था, यानी कि अधिनियम तो ये आ गया था, ठीक है। परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ही क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही एग्जीक्यूट कराएगी, क्योंकि वो केवल क्या बन गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखिए कानून बनाना इंपॉर्टेंट होता है, आई रिपीट, कानून अच्छा बनाना इंपॉर्टेंट होता है, पर कानून को लगाने वाले जो लोग होते हैं उनकी भी तो इच्छा होनी चाहिए, तभी तो कानून काम करेगा। अब कानून तो बना दिया पर उसे लगाने वाला जो है वो इससे बिल्कुल अपोज में है, तो वो कानून कभी आएगा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पर भी हुई थी। कानून चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्टर अधिनियम 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा बनाया, पर आप जानते हैं उसको लागू भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी ना, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंडर काम करती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इंप्लॉय हैं भारत में किसके लिए वफादार है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। इसलिए हमें क्या दिखेगा कि ये जो ओपन कंपटीशन वाला जो बात उठी थी जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, इसमें एक एग्जाम कंडक्ट किया जाए, ये बात आई तो थी, परंतु ये कभी भी लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अपोजिशन किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ही इसको अस्वीकारा, दे डिड नॉट एक्सेप्टेड इट, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये आप समझ रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी फिनिश हुआ है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमने कॉन्सेप्चुअली हम इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको एकदम जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की मैंने आपको बताई, एक्स ऑफिशियो जो हमारा कमांडर इन चीफ है उसकी बातें बताई। तो देखिए ये आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको नहीं दिखेगा, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि आपको काफ़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिर उसको कंसोलिडेट करना पड़ता है, तब जाकर आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आप लक्ष्मीकांत पढ़ के अगर आप सोचते हैं कि आप सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। पर हाँ पढ़नी जरूर है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है। तो यहीं से मैं करुण ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।